तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के एसएसटी के चैप्टर डेवलपमेंट को। सबसे पहली बात, डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इज द प्रोसेस इन विच समथिंग ग्रोस बिकम मोर मैच्योर एंड एडवांस। यानी कि डेवलपमेंट उसे कहते हैं जब कोई भी चीज़ ग्रो करे और ग्रो होने के बाद मैच्योर होकर के एडवांस हो जाए। जैसे कि आप अपने शरीर को उठा सकते हो। आप लोग जब छोटे से थे, पैदा हुए थे, तब आप ना मैच्योर थे, ना आपकी ग्रोथ हुई थी, ना आप एडवांस थे। बट आज की बात करूं, आप फ़ोन चला सकते हो, बट आप पैदा हुए थे तभी आपको फ़ोन देता, भाई चलाओ इसको, आप रोने लगते, आप कहते नहीं 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 नहीं। आप थोड़ा धीरे धीरे करके बड़े हुए, तब जा करके आपने मैच्योरिटी को समझा कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपकी जो है वो डेवलपमेंट कहलाती है। इस चैप्टर में बेसिकली हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट गोल, सेकंड है आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, और थर्ड है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट गोल से। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है कि हम कैसे मान सकते हैं कि कोई डेवलपमेंट हुआ है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। यानी कि हर एक बंदे का जो डेवलपमेंट का देखने का नज़रिया है वो अलग होता है। अगर कोई बहुत ही जैसे मान लो कोई 5,000 रुपये कमा रहा है, अब उसके लिए डेवलपमेंट क्या है कि मेरी 50,000 रुपये में इनकम मुझे महीने की, वही मेरे लिए बहुत है। अब कोई बंदा 500 करोड़ कमा रहा है महीने का, वो ये कहेगा कि नहीं यार 500 करोड़ नहीं, कम से कम 5 लाख करोड़ मेरी हो जाए। तो हर एक बंदे के लिए डेवलपमेंट बिल्कुल अलग है। अगर मैं उस 500 करोड़ वाले बंदे को कहूँ कि भाई तेरी 50,000 हो जाए तो खुशी मिलेगी, कहेगा पागल है क्या, 500 करोड़ तो वैसे ही आ रही, 50,000 में क्या खुशी मिलेगी। लेकिन अगर मैं 5,000 वाले बंदे से कहूँ कि भाई 50,000 तेरी इनकम हो गई है, भाई खुशी के मारे पागल हो जाएगा। इंसान एक है बट उसका डेवलपमेंट गोल बिल्कुल अलग है। सेकंड, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर। किसी के लिए, जैसे मान लो कोई भी चीज़ की बात करी जा रही है, एक के लिए डेवलपमेंट हो सकती है और एक के लिए डेवलपमेंट नहीं भी हो सकती है। आप इसका एग्जांपल ले सकते हो डैम से। जैसे मान लो डैम जब बन रहा होता है, उस टाइम पे जो बनाने वाले हैं, ठेकेदार होते हैं, इन सबको बहुत फ़ायदा होता है। बट रोता कौन है? जिसकी ज़मीन छीनी जा रही होती है। ये होता है ना एक्चुअल में। तो यही चीज़ बताई गई है कि डेवलपमेंट हो तो रहा है बट किसी के लिए फ़ायदा है, किसी के लिए नुकसान है। तो हर एक बंदे के लिए सेम नहीं होता आपका डेवलपमेंट। अब इसके बाद पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट। लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्री स्टेट कैन बी कंपेयर्ड बाय देयर इनकम। यानी कि हर एक कंट्री और स्टेट को कंपेयर किया जाता है किसके बेस पे? इनकम के बेस पे। एज मोर इनकम कैन बाय एज मोर कमोडिटीज एंड अकॉर्डिंगली कंट्री विद हायर इनकम आर कंसिडर्ड मोर डेवलप्ड। जिस कंट्री के पास ज़्यादा इनकम होगी वो ज़्यादा आपकी जो है वो डेवलप कंट्री मानी जाती है। जैसे कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू द सम ऑफ इनकम ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, नॉट अ यूजुअल मेथड टू कंपेयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट। यानी क्या बताया गया है, नेशनल इनकम आपकी वो इनकम होती है कि जो, जैसे मान लो भारत देश है, अब इसके अंदर टोटल मिला करके लोगों ने कितनी अर्निंग करी, आप उतने लोगों से, जैसे मान लो अगर पूरा देश मिला करके 10 रुपये की अर्निंग करी और देश में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 10 को कितना बचा? 5। यानी कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो है 5। इस तरीके से आपका नेशनल इनकम जो है वो डिफाइन करी जाती है। बट 2 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखी हुई है कि ये आपको बहुत यूज़फुल मेजर नहीं है किसी भी देश की इकोनॉमी को चेक करने का या फिर उसकी डेवलपमेंट को चेक करने का। एज डिफरेंट कंट्री हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, क्योंकि हर एक कंट्री की पॉपुलेशन अलग है। अगर हम कहते हैं कि अमेरिका हमसे ज़्यादा पैसे वाला है, तो आप ये समझ जाओ कि उसके पास पॉपुलेशन भी तो कम है। अगर हमारे मान लो 100 करोड़ 150 करोड़ जितने भी लोग हैं हमारे, अगर सारे के सारे पूरी जान लगा करके मेहनत करने लगे, सारे के सारे वॉरेन बफेट, बिल गेट्स इन टाइप के बन गए, तो एक्चुअल हमारा देश खुद से यार बहुत पैसा कमाने लग जाएगा। ठीक है। इसके बाद पर कैपिटा इनकम पीसीआई, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही ऊपर वाली बात लिखी हुई है यहाँ पे। नेशनल इनकम को डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से, एवरेज इनकम आपकी निकल आएगी जो हर एक इंडिविजुअल जो है वो अर्न करता है। इसके बाद दिस क्राइटेरिया इज यूज बाय द वर्ल्ड बैंक इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा यूज़ किया जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को देखने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए कंट्रीज़ को कि कौन सी डेवलप है और कौन सी डेवलप नहीं है। कंट्री विद द पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,056 पर एमन 2017 आर कॉल्ड रिच कंट्री। अगर 2017 के डेटा के अनुसार $12,056 अगर किसी बंदे की साल की इनकम है तो वो रिच कंट्री मानी जाती है, मतलब पूरे देश की इनकम अगर इतनी है। कंट्री विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $955 और लेस, इसको माना जाता है लो इनकम कंट्रीज। अगर जिसकी साल की जो $955 से भी कम कमाते हैं देश, वो बहुत गरीब देश है। इसके बाद इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो है आपके $1820 2017 के कंसीडर में, जिसको माना जाता है लो मिडिल इनकम कंट्री। ठीक है। अब आ जाते हैं आपके यहाँ पे
ये लिमिटेशन और ड्रॉबैक ऑफ PCI यहाँ पे इसी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आपके अदर क्राइटेरिया ऑफ कंपैरिजन। कुछ अदर क्राइटेरिया भी हैं आपके देश के इनकम को पता करने की। सबसे पहला आपका लिटरेसी रेट, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। इट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, यानी कि 7 से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनमें कितनी यहाँ पे पढ़ने लिखने की क्षमता है, इस चीज़ को चेक जो है वो किया जाता है। और इसी के बेस पे ये भी देखा जाता है कि एक देश कितना जो है वो पढ़ा लिखा है। इसके बाद इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी कि IMR इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 1 ईयर एज प्रपोर्शन ऑफ 1000 लिव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के अंदर कि जब कोई बंदा पैदा हुआ, जब कोई बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही मर गया। अब ये चीज़ भी चेक करी जाती है 1000 बच्चों में एक बच्चे को लेकर के, ठीक है। ये चीज़ आपको याद करनी है, मतलब याद नहीं करनी, सिंपल है, इसको जान जाओ इसके बारे में। नेट अटेंडेंस रेशियो, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज 14 to 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। यानी कि जो बंदे 14 से 15 साल के बीच के हैं, स्कूल अटेंड करते हैं, तो उनकी जो परसेंटेज है, कितने लोग जो है, कितने बच्चे जो है वो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इट डिनोट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ एज अ पर्सन ऑफ द टाइम ऑफ बर्थ। यानी कि मैं सिंपल बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा लड़खड़ा आ गया कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये कितने टाइम तक जो है कितने टाइम तक जो है वो रहेगा, इसकी लेंथ क्या रहेगी, अंदाज़ा लगा करके जो है वो चेक किया जाता है। इसके बाद बॉडी मास इंडेक्स इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर एन एडल्ट पर्सन इज़ अंडर नरिश्ड और नॉट। आपके बॉडी मास के इंडेक्स को चेक किया जाता है, आपके वेट को चेक किया जाता है, आपके हाइट को चेक किया जाता है, और उस हिसाब से अगर आपका नहीं है तो आपको अंडर नरिश्ड जो है वो माना जाता है, यानी कि आप कुपोषण का जो है वो शिकार हैं, ठीक है। इसके बाद पब्लिक फैसिलिटी, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड एंड सर्विस दैट यू मे नीड टू लिव वेल। यानी कि आपके पास मनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सब चीज़ों को खरीद सकते हैं, सब सर्विस को खरीद सकते हैं जो आपको रहने में सहज बना दे। इसके बाद इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कम्प्लीटली एडुकेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड एंड सर्विस दैट सिटीजन आर एबल टू फॉलो। एग्जाम्पल दिया गया है, मनी कैन नॉट बाय, यानी कि क्या क्या चीज़ें हम जो है वो मनी के बिना नहीं खरीद सकते, और मनी होते हुए भी हम नहीं खरीद सकते। कौन कौन सी है? मनी कैन नॉट बाय पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, हम पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं बना सकते। अगर मैं 1000 करोड़ भी खर्चा करूं तो पेड़ लगवा सकता हूं, लेकिन मुझसे जो पेड़ नहीं लगवाना, मुझे साफ़ करनी हवा, तो मैं नहीं कर सकता अभी के टाइम पे। इट कैन नॉट इंश्योर दैट यू गेट अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन, यानी कि यह इंश्योर करता है कि आप अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन जो है वो नहीं ले रहे हैं। मे आल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट योर फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज, यानी कि यह आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता इन्फेक्टेड डिसीज से। अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसका खामियाजा आपको जो है वो भुगतना पड़ेगा। देखो रात के बज गए बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैं आपको बता नहीं रहा, बहुत रात हो गई है, आंखें मेरी बिल्कुल बंद है, मैं बहुत सोच के कैसे बना रहा हूँ मुझे खुद पता नहीं चला, ठीक है। HDI is a human centric approach which make it clear that development of health facility and education capability is more important than material welfare। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट, इसका मेन फोकस क्या होता है, एजुकेशनल और हेल्थ फैसिलिटी हमारे देश के अंदर कितनी है, और इसी को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सरकार है कि 1 ग्राम गोल्ड दे देंगे हम हर एक बंदे को, या फिर कहेंगे कि हम जो है इनको यहाँ पे ये चीज़ कर देंगे, वो चीज़ कर देंगे। भाई ये सब आप एक फ्रिज देने से, आयरन देने से ये सब नहीं काम होगा। आप एजुकेशन फैसिलिटी और हेल्थ फैसिलिटी को अच्छा करो। जैसे दिल्ली की बात करें, एजुकेशन फैसिलिटी आपकी बहुत अच्छी है, आपके हेल्थ फैसिलिटी के लिए आपके हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे, मोहल्ला क्लिनिक है। इसके साथ साथ आपके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे, देखो बिजली फ्री हो रखी है, बिजली फ्री होने से भी आपकी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, क्योंकि लोग जो है पंखे में रह सकते हैं, कभी बहुत गर्मी पड़ती है जिसकी वजह से हालत ख़राब होती है, ना एजुकेशन में मन लगता है किसी बच्चे का, ना किसी चीज़ में मन लगता है। तो ये सब चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्री होनी चाहिए कुछ हद तक। इसके अलावा आप सारी चीज़ों पे पेड करें, क्योंकि अगर एजुकेशन है, बच्चा कमाएगा, और कमाएगा तो ऑटोमेटिक आपका बिल भर सकता है। इसके बाद एंश्योर वेलबींग ऑफ पीपल इज़ द मोस्ट एस्पेक्ट बीइंग स्टडी, यानी कि हमारे देश में एंश्योर करना कि कितने स्टडी पढ़ने वाले लोग हैं, और इसको भी आपका जो है वो HDI कवर करती है। एस PCI इज़ एन इनएडुकेट मेजर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, क्योंकि यहाँ पे जो आपका यहाँ पे पर कैपिटा इनकम है, ये बहुत बेकार अपर्याप्त मेजर है किसी भी देश की डेवलपमेंट को देखने का, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, उसके कंडीशन में आप कह दो कि यार ये तो
लोग बहुत कम कमाते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे कम उम्र के भी हैं, पैदा हो रहे हैं, उनको भी आप लोग टोटल करके तो डिवाइड करोगे, ऐसा तो नहीं कि इतने उम्र के हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट का नहीं है जब तक कि हम ये ना चेक करें कि कितने लोग एजुकेशन ले रहे हैं, कितने लोग एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, और कितने साल के बच्चे जो है वो ये सब चीज़ें जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये वो डेवलपमेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सुनना। डेवलपमेंट दैट नीड्स development that meets the need of present without compromising the need of future generation through judicious use of resources। यानी कि ये आपका वो डेवलपमेंट है जहाँ पे कहा जाता है कि हम अपनी चीज़ों को यूज़ करें बट फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सारी चीज़ों को, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, अगर हम उसको धड़ाधड़ यूज़ करे जा रहे हैं तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बच रहा, और हम ये सोचें कि फ्यूचर का क्या है, छोड़ना, मर जाएंगे हम तो दूसरा, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत। तो बच्चे पैदा मत करना, आज से कसम खा लो, ठीक है। तो ये गलत है, आपने जब उनको पैदा किया है तो उनकी रिसोर्सेज की जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। वाई इज़ द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, यानी कि आपका सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या इशू है एक्चुअल में सस्टेनेबिलिटी में, कि डेवलपमेंट में ये बाधा डालता है। कैसे, सुनो। डेवलपमेंट इज़ अ पेरेनियल प्रोसेस, whatever be the level of development of the country, we would like to increase or at least maintain this level for future generation। हम नहीं जानते कि हमारे देश में कितनी प्रगति हो रही है, बट प्रगति होने के साथ साथ अगर हम इस चीज़ को मेंटेन करते चलें फ्यूचर जनरेशन के लिए, तभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाउएवर नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग, बहुत सारे नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने इस चीज़ की वार्निंग दे रखी है कि आज के टाइम पे जो डेवलपमेंट हो रहा है उस लेवल से तो हमारी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी डेंजर कंडीशन में आ गई हैं और लुप्त हो सकती हैं। एज इन अवर ग्रीड एंड हरी, यानी कि हमारी लालच और हमारी जल्दी पने के चक्कर में, डेवलपमेंट के चक्कर में हम लोग अपने इन्वायरमेंट को डेप्लीट यानी कि ख़त्म करते चले जा रहे हैं, और ये डिग्रेडेशन का एक तरीके से, डिग्रेडेशन का मतलब है ख़त्म होते जाना, ठीक है। इसके बाद द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड इज लिंक थ्रू एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द नीड फॉर द नीड ऑफ द आर, यानी कि फ्यूचर जनरेशन के लिए, फ्यूचर मैनकाइंड के लिए आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बचा होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट उसको नहीं बचाएंगे तो सब खत्म है। वी कैन अचीव इट बाय कंजर्विंग अवर रिसोर्स एंड यूजिंग दैम जुडिशली। इसको हम तभी बचा सकते हैं जब यहाँ पे सरकार इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए कि हम इतना ही यूज़ करेंगे। और जैसे मान लो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़े चलो ठीक है, बट उसके साथ यहाँ पे कहा जाना चाहिए कि आप साइकिल का ज़्यादातर यूज़ करें अगर आसपास जाना है। कुछ लोग होते हैं चोचलेबाजी के चक्कर में बाइक लेके, साइकिल लेके जाते हैं, वो साइकिल कह रहा हूँ, कार लेके जाते हैं, थोड़ा सा है यार, इसमें कोई घमंड वाली बात नहीं, घमंड करना ही बेकार है, ठीक है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड फास्ट देन दे आर रिप्लेस्ड, यानी कि इसको सब नीचे समझो, ठीक है। एक्सेसिव माइनिंग ऑफ आयरन, गोल्ड, सिल्वर और कोल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल लीड टू डिप्लेशन। ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो ख़त्म होती जा रही है, ये चीज़ हमें बताई जा रही है, और इनका स्टॉक हमारे पास ज़्यादा नहीं है। इनको बनने के लिए आपके मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। स्मोक एंड अदर पॉइजनस गैस बीइंग रिलीज फ्रॉम फैक्ट्री लीडिंग इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, और कुछ ऐसी गैसें जो कि निकलती हैं एनवायरमेंट पॉल्यूशन को फैलाने के लिए फैक्ट्रीज से आपकी। अब आते हैं आपके जो ऊपर था रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यहाँ पे समझो। रिसोर्सेज दैट आर रिप्लेस्ड बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप एंड प्लांट, हाउएवर इट ओवरयूज्ड और मिसयूज्ड इवन दिस रिसोर्सेज मे गेट एग्जॉस्टेड। यानी कि यहाँ पे आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि वापस से बना सकते हैं, बट ये आपके नेचर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। बट अगर हम नेचर को अच्छा नहीं रखेंगे, मान लो अगर हम यहाँ पे पेड़ उगा पा रहे हैं, अभी के टाइम पे पेड़ उगा रहे हैं हम, पॉल्यूशन कम हो रहा है उससे, बट अगर हम पेड़ को ही काट दें, ये तो हम उगा सकते थे, हमारे साथ था, हम लोग इसको मिलियन ऑफ ईयर नहीं लगता, हम तुरंत उगा सकते थे, बट एक्चुअल में हमने पेड़ काटे, हमने यहाँ पे इतना पॉल्यूशन कर दिया, ओजोन लेयर फट गई, बहुत कुछ हो गया। तो यहाँ पे इसकी वजह से भी ये सारे के सारे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में जो वापस से बनाए जा सकते थे वो भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं। इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ़ यू यूज़ मोर दैन वट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय रेन देन वी वुड बी ओवर यूजिंग द रिसोर्सेज। जैसे आपका ग्राउंड वाटर है, अगर हम उसको मोर फालतू में यूज़ करते गए तो ये आपका रिप्लेस्ड हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे करके कम होते जाएगा। और फिर उसके बाद रेन वाटर जब होगी तभी होगा। रेन वाटर कब होती है? जब पेड़ ज़्यादा होते हैं, और पेड़ भी नहीं है तो रेन वाटर आपका बहुत ही कम चांस है। तो ये चीज़ आपको जब वो समझनी इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज आर दोस्त विच विल की गेट आफ्टर, यानी कि यहाँ पे कहा गया है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके वो रिसोर्स हैं जो कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे और इनको हम बना नहीं सकते तुरंत। ये चीज़ यहाँ पे लिखा है। क्रूड ऑयल, कोयल और पेट्रोलियम इसके बेस्ट उदाहरण है। तो इनके फिक्स स्टॉक को बचाए रखने के लिए कि ये ख़त्म ना हो धरती से, इसको हमें जो है कुछ ना कुछ संभालना चाहिए। स्टेप्स लीडिंग टू इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, हमें इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इन्वायरमेंट का डिग्रेड ना हो, कैसे बच सकते हैं? एयर इज़ पोल्यूटेड बाय अनडिज़ायरेबल गैस, यानी कि आपका जो अनडिज़ायरेबल गैस है उनको जो है वो नहीं पॉल्यूट, मतलब जो नहीं फैलाना चाहिए हमें ज़्यादातर। प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर मैटर, डस्ट, टम्पी, स्प्रे, स्मोक,
ये स्टेप्स लीडिंग टू एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन को हम जो है वो कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कारण है एयर जो आपका पॉल्यूटेड और अनडिजायरेबल गैस है ख़त्म करो। आपका जो यहाँ पे डस्ट, टमी, स्प्रे स्मोक, ये सब जो है इसको आप लोग जो है कम करने की कोशिश करो। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट पॉल्यूट वाटर,